जहाँ सच से ज्यादा गहरी होती है कल्पना, जहाँ हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। ख्यालों के उन कोनों में आपका स्वागत है, जहाँ सपने बोलते हैं और एहसास जिंदा होते हैं। आप देख रहे हैं वन ख्याली दुनिया, वन कहानियों, जज्बातों और अनकहे सच की दुनिया। अगर आपको हमारी ख्याली दुनिया पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 51, यादों की वापसी। अस्पताल की पोस्टमार्टम रूम की ठंडी हवा में एक अजीब सी स्थिरता फैली हुई थी। हर चीज शांति में डूबी हुई थी, जैसे समय ने खुद भी सांस रोक ली हो। लेकिन इस शांति के बीच आशा के भीतर एक तूफान उठ रहा था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह डिब्बे में रखे एक शव के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सामान्य पेशेवर तत्स्थता थी, लेकिन दिल और दिमाग दोनों कुछ और ही संकेत दे रहे थे। शरीर की स्थिति, हाथ पांव की मुद्राएं, गर्दन और घुटनों की झुकन, उसकी नजरों में अचानक एक अजीब पहचान उभर आई। वह एक झटके में थम गई। उसके दिमाग में पिछले जीवन की स्मृतियों का एक श्रृंखला अचानक जाग उठा। वह स्मृतियां अब अधूरी या धुंधली नहीं थी, बल्कि साफ, तेज और स्पष्ट थीं। जैसे कोई फॉरेंसिक फाइल उसके सामने रख दी गई हो और हर विवरण उसे अतीत के अंश की तरह दिखाई दे रहा हो। आशा ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं, दिल की धड़कनें अनियंत्रित लग रही थी। ये केवल पेशेवर दृष्टिकोण नहीं था, ये कुछ व्यक्तिगत था, कुछ इतना गहरा कि शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह समझ गई थी, अब सच उससे छिपा नहीं रह सकता। वह धीरे धीरे शव के पास झुकी, अपने अनुभव और ज्ञान को जोड़ते हुए। उसकी आंखों में वह चमक थी जो पहले कभी नहीं आई थी, समझ की चमक, डर और एहसास की मिलीजुली चमक। हर हल्के स्पर्श, हर घाव, हर निशान उसे उसकी पिछली मौत की याद दिला रहा था। ये वही है, बिल्कुल वही, वह धीरे धीरे खुद से फुसफुसाई। उसका हाथ स्वाभाविक रूप से उस जगह की ओर बढ़ा, जहां पहले उसकी मौत के समय चोट लगी थी। उसकी उंगलियां फटी त्वचा और निशानों के पैटर्न पर टिक गईं। ये केवल पेशेवर दृष्टि नहीं थी, ये भावनाओं की गहराई थी, यादों की वास्तविकता थी, जिसे वह लंबे समय से महसूस कर रही थी। ऋत्विक कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने चुपचाप उसे देखा। उसकी आंखों में चकित और थोड़ी चिंता का मिश्रण था। वह जानता था कि आशा अब सामान्य पेशेवर मोड में नहीं थी। उसकी संवेदनाएं गहरी और व्यक्तिगत हो चुकी थीं। आशा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसका शब्द भी उस शांति को भंग नहीं कर पाया। आशा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही थी, सत्य। वह धीरे धीरे कमरे में घूमते हुए शव की हर विवरण पर नजर डाल रही थी। उसकी यादें, जो अब केवल धुंधली झलकें नहीं थी, बल्कि पूरी तरह की घटनाएं थी, उसे एक अनकहे सच की ओर खींच रही थी। वह समझ गई कि अब जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल एक सामान्य सीरियल किलर का काम नहीं है। ये कहीं अधिक गहरा और व्यक्तिगत था। धीरे धीरे उसने अपनी नोटबुक खोली, अपनी पिछली फॉरेंसिक फाइल्स और आज की पोस्टमार्टम के अवलोकन को जोड़ते हुए। हर पैटर्न, हर चोट, हर निशान उसे उसकी पिछली मौत की ओर ले जा रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, और अचानक वह ठिठक गई। ये मेरे साथ हुआ था। ये वही तरीका है, वही स्थिति, उसने अपने आप से फुसफुसाया। वह महसूस कर रही थी कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये जानबूझकर की गई एक योजना थी। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। ऋत्विक ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ, आशा? तुम ठीक हो? आशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में केवल सत्य की चमक थी। ये केवल एक केस नहीं है। यह मेरे अतीत से जुड़ा है। मेरी पिछली मौत, ये हादसा नहीं था। ये प्लान साइकोलॉजिकल मर्डर था। ऋत्विक ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे अब पूरी तरह विश्वास हो गया कि आशा ही इस केस की कुंजी है। लेकिन साथ ही, उसके चेहरे पर चिंता और डर का भाव साफ दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि अब ये केवल पेशेवर खतरा नहीं रह गया, ये व्यक्तिगत हो चुका है। आशा ने धीरे धीरे कहा, और अब मैं जानती हूँ कि हमें क्या करना होगा। अब कोई भ्रम नहीं रह सकता। मैं इसे रोकना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पूरी तस्वीर चाहिए। कमरे में चुप्पी छा गई। केवल मशीनों की धीमी बीपिंग सुनाई दे रही थी। ऋत्विक उसकी ओर बढ़ा, उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में न केवल सुरक्षा की भावना थी, बल्कि एक वादा भी था कि वह इस यात्रा में उसके साथ है। हम इसे साथ समझेंगे, आशा।
जो भी सच है हम उसे सामने लाएंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आशा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि डर और विश्वास दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। ये डर उसके अतीत के अनुभवों का था और विश्वास उसके वर्तमान के साथ जुड़े हुए ऋत्विक का था। उस रात पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकलते समय आशा ने महसूस किया कि अब उसका मन पूरी तरह जाग चुका था। अब वह केवल फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं, बल्कि अपनी खुद की कहानी की खोजकर्ता भी थी। उसे पता था कि उसके अतीत का सच, उसका पुनर्जन्म और अब का ये जीवन सब कुछ आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह इस रहस्य को समय रहते सुलझा पाएगी? क्या ये पता लगाना आसान होगा कि कौन उसके जीवन की कहानी को बदल रहा है और क्यों? वह जानती थी कि खतरे हर कदम पर हैं और केवल पेशेवर कौशल ही उसे सुरक्षित नहीं रख पाएगा। उसे अपनी आंतरिक ताकत, अपने यादों की स्पष्टता और ऋत्विक के समर्थन की जरूरत थी। रात के अंधेरे में जब वह अकेले अपने कमरे में बैठी थी, उसने अपने आप से पूछा, क्या मेरा अतीत मेरे वर्तमान को नियंत्रित कर सकता है? क्या मैं वास्तव में अपने पुनर्जन्म की कहानी को बदल सकती हूँ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं इसे सही समय पर समझ पाऊंगी या फिर कोई और मुझे इस खेल में हराने की कोशिश करेगा? इन सवालों के साथ आशा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगी। अब केवल केस या खतरे की बात नहीं थी, अब यह उसके अपने जीवन और अतीत की सुरक्षा की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में एक चीज निश्चित थी, वह अकेली नहीं थी। ऋत्विक उसके साथ था, उसके विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक। लेकिन क्या ये विश्वास और सुरक्षा वास्तव में काफी होंगे? क्या सच की खोज में आने वाला हर खतरा उन्हें अलग कर देगा या उनके बीच के बंधन को और मजबूत बनाएगा? चैप्टर 52। ये हादसा नहीं था। रात का सन्नाटा और उसके भीतर का गहरा तनाव आशा के मन को किसी तूफान की तरह घेर रहा था। वह अपनी छोटी सी अपार्टमेंट की डेस्क पर बैठी थी, लैपटॉप खुला, उसके चारों ओर केस फाइल्स बिखरी हुई थी और एक कोने में उसकी पुरानी नोटबुक, जो अब उसके लिए केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं रह गई थी, बल्कि उसकी पिछली जिंदगी की कुंजी बन चुकी थी। उसकी आंखें लगातार स्क्रीन और फाइल्स के बीच झूल रही थीं। हर दस्तावेज, हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हर साजिश के सुराग को वह अपनी पुरानी यादों से जोड़ रही थी। और अचानक, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे झकझोर दिया हो, सब कुछ स्पष्ट हो गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि ठंडा गुस्सा और अडिग इरादा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, जैसे हर सेकंड किसी खतरनाक पहेली का टुकड़ा जोड़ रहा हो। वह अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद कर रही थी। मौत का वह क्षण, जब उसकी सारी दुनिया ध्वस्त हो गई थी, अब उसके सामने जीवित हो उठा। वह याद कर रही थी कि कैसे वह अकेली थी, कैसे कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, कैसे उसके चारों ओर सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था। लेकिन इस बार वह केवल याद नहीं कर रही थी, वह समझ रही थी कि उसके सामने जो हुआ वह जानबूझकर किया गया एक मानसिक हत्या का प्रयास था। प्लान्ड साइकोलॉजिकल मर्डर, उसने अपने आप से फुसफुसाया। शब्द कानों में जैसे गूंज रहे थे। उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। वह अब केवल एक पेशेवर फॉरेंसिक विशेषज्ञ नहीं थी, वह एक खोजकर्ता थी, जिसने अपनी मौत की गहराई में जाकर उस सच को पकड़ लिया था, जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। उसने स्क्रीन पर देखी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक नोट्स और पुराने केस स्टडीज को जोड़ना शुरू किया। हर लाश, हर चोट, हर निशान उसके पिछले जीवन के घटनाक्रम से मेल खा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अडिग थीं। अब वह केवल महसूस नहीं कर रही थी, वह देख रही थी, समझ रही थी। ऋत्विक ने इस दौरान कई बार उसे कॉल किया, लेकिन आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए ये समय केवल और केवल उसके भीतर की गहराई से सच को पकड़ने का था। उसने देखा कि कैसे हर विवरण, छोटे छोटे निशान, फटी हुई त्वचा, घाव की दिशा, उसके अतीत की घटनाओं से मेल खा रहे थे। और फिर अचानक उसे वह अंतिम कड़ी मिल गई। वह उठ खड़ी हुई, अपने लैपटॉप के पास आए और पुरानी नोटबुक खोली। पन्नों में छुपे हुए स्केच और चिन्ह, जो पहले उसे केवल अस्पष्ट और रहस्यमय लगते थे, अब पूरी तरह स्पष्ट थे। वह जान गई थी कि कोई उसे जानबूझकर पागल साबित करना चाहता था। किसी ने उसकी मौत को केवल एक अचानक घटना दिखाने के लिए सारे सुराग गड़े थे। तो यह कोई हादसा नहीं था, कोई योजना थी।
एक इंसान ने जानबूझकर इसे किया, उसने धीरे से कहा, और उसका हाथ नोटबुक पर ठहर गया। वह अपने मन में सवाल कर रही थी, क्यों, कौन और क्यों मेरी मौत को ऐसे प्लान किया गया था कि कोई इसे समझ न सके। उसके भीतर एक आग जल रही थी, जिसे अब दबाना नामुमकिन था। कुछ समय के बाद उसने फाइल्स को व्यवस्थित किया। सभी रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम और नोटबुक के संकेत अब उसके दिमाग में एक पैटर्न बना रहे थे। वह देख रही थी कि कैसे हर कदम पर किसी ने उसके चारों ओर एक जाल बिछाया था, और अब वह समझ रही थी कि इस जाल में केवल वर्तमान ही नहीं, बल्कि उसके अतीत की यादें और उसका पुनर्जन्म भी फंसा हुआ था। रात की गहरी चुप्पी में वह अपने आप से सवाल कर रही थी, क्या ये कोई अकेला कातिल था, या कोई उससे भी बड़ा और अधिक खतरनाक खेल खेल रहा था। उसने धीरे धीरे अपने मोबाइल को उठाया और ऋत्विक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि शब्द अब उसके साथ नहीं थे। कैसे वह अपनी पिछली जिंदगी, अपनी मौत और अब के जीवन की साजिश को शब्दों में बांधे। यह आसान नहीं था। वह खिड़की के पास खड़ी हुई और बाहर के अंधेरे को देख रही थी। शहर की रोशनी धुंधली और अस्पष्ट थी, जैसे पूरी दुनिया भी इस रहस्य से अनजान हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसके मन में हलचल थी। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं इसे समय रहते समझ पाऊंगी? क्या मैं इस साजिश का पर्दाफाश कर पाऊंगी, या फिर कोई और इसे पहले कर देगा? इतना सोचते सोचते अचानक उसके फोन पर संदेश आया। स्क्रीन पर लिखा था, तुम बहुत कुछ जान रही हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो इसे सही समय पर सामने लाने के लिए? संदेश ने उसके भीतर की बेचैनी को और गहरा कर दिया। आशा ने महसूस किया कि अब उसके लिए केवल एक ही विकल्प था। या तो वह खुद को और अपनी यादों को कमजोर होने देगी, या फिर वह पूरी ताकत से सच का सामना करेगी। वह अपने पुराने आत्मविश्वास और पेशेवर कौशल को एक साथ लाकर केस के हर हिस्से को जोड़ने लगी। उसने देखा कि कैसे हर घटना, हर लाश, हर निशान उसके अतीत और वर्तमान के बीच पुल का काम कर रहा था। लेकिन उसके मन में सवाल लगातार गूंज रहे थे, क्या मैं वास्तव में तैयार हूँ? क्या मैं अपने अतीत की सच्चाई को सामने ला पाऊंगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं इस खेल में अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाऊंगी? रात के अंत में, जब वह खिड़की के पास खड़ी थी, उसने एक लंबी सांस ली। उसके मन में अब डर नहीं था, केवल ठंडा, सशक्त और अडिग इरादा था। उसने सोचा, अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वह अपने पिछले जीवन की मौत के रहस्य को उजागर करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी खतरा क्यों न सहना पड़े। और इस समय उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, कौन मेरे जीवन की कहानी को बदल रहा है, और क्या मैं इसे समय रहते समझ पाऊंगी? चैप्टर 53 कहानी में ये लिखा ही नहीं था। रात का अंधेरा जैसे पूरी दुनिया को निगल चुका था, और आशा की छोटी सी अपार्टमेंट की खिड़कियों से बहती ठंडी हवा उसके बालों में फुसफुसा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर का तूफान इस सन्नाटे से कहीं अधिक भयंकर था। पिछले कुछ हफ्तों में हुए घटनाक्रम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, पुरानी नोटबुक और उसके अचानक लौट आए अतीत की यादें, सब कुछ अब उसके सामने एक स्पष्ट, डरावना और अनकहा सच उघाड़ रहे थे। वह अपनी पुरानी नोटबुक और केस फाइल्स के बीच बैठी थी, और हर पन्ने को पलटते हुए उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब सच में केवल एक सीरियल किलर की चाल है, या इसके पीछे कुछ और, कहीं गहरा और बड़ा खेल चल रहा है? आशा ने नोटबुक के एक पन्ने पर पड़े अजीब चिन्हों को देखा। पहले ये चिन्ह उसके लिए अस्पष्ट थे, सिर्फ कुछ रहस्यमय आकृतियां। लेकिन अब, जब उसने अपने पिछले जीवन की यादों को जोड़कर देखा, तो हर चिन्ह जैसे किसी कोड की तरह उभर रहा था। वह अचानक महसूस कर गई कि यह केवल एक मनोवैज्ञानिक खेल नहीं था, यह उसकी कहानी के साथ खेल था। तो, ये सिर्फ कातिल का खेल नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक ठंडा सन्नाटा और गहरा अविश्वास था। कोई है, कोई ऐसा जो कहानी को जानता है, और जानबूझकर इसे बदल रहा है। वह खड़ी हुई और कमरे में इधर उधर घूमने लगी। उसकी आंखों में वह चमक थी जो डर और आश्चर्य के बीच झूल रही थी। वह सोच रही थी कि किसने उसकी कहानी को छेड़ा, किसने उसे दोबारा जन्म देकर और इस कहानी के नियमों को बदलकर उसे अपने ही जीवन के खेल में फंसा दिया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। कौन जानता था कि मैं पुनर्जन्म के साथ यह जीवन जी रही हूँ? कौन इतना दूर तक योजना बना सकता है कि मेरी मौत को केवल एक अचानक घटना दिखाया जाए? क्या ये वही शक्ति है जिसने मुझे पिछले जीवन में मारा था, या कोई और है जो अब भी मेरे पीछे है?
आशा ने अपने लैपटॉप को खोला और पिछले हफ्तों की फाइल्स फिर से पढ़ने लगी। हर घटना, हर हत्या, हर छोटी छोटी साजिश, अब सब कुछ उसके अतीत के घटनाक्रम और वर्तमान केस के बीच मेल खा रहा था। उसका मन लगातार यह सोच रहा था कि केवल सीरियल किलर के तौर पर इस घटना को देखना अब संभव नहीं है। यह एक सिस्टमेटिक और गहरी साजिश थी, और कोई इसे उसके और उसके जीवन के खिलाफ खेल रहा था। कुछ देर बाद मीरा की याद आई। मीरा, जो हमेशा उसके करीब रही, जिसने उसे अतीत की यादों को समझने में मदद की। लेकिन अगर मीरा को पता चलता कि यह खेल उसके सामने है, तो क्या वह भी सुरक्षित रह पाएगी? और करिश्मा की पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग की झलक भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। करिश्मा ने किसी से कहा था, अगर वह ज्यादा याद करने लगी, तो उसे पागल साबित कर दो। आशा की धड़कन तेज हो गई। ये सिर्फ अतीत की यादें नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। कोई जानबूझकर उसे पागल साबित करना चाहता था, उसे उसके अतीत की घटनाओं से अलग कर देना चाहता था। और इस बार, उसने देखा कि खेल अब केवल उसके चारों ओर नहीं, बल्कि उसके अंदर भी हो रहा है। वह बैठ गई, और धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसका मन अब शांत और अडिग था। उसने महसूस किया कि अब उसे केवल सच को पकड़ना था। अब उसे यह जानना था कि किसने उसकी कहानी को बदला, क्यों बदला, और अगला कदम क्या होगा। कुछ समय तक वह खामोश रही। हर एक आवाज, हर एक साजिश उसके दिमाग में गूंज रही थी। अचानक उसे एक चीज साफ हो गई। ये केवल उसके लिए नहीं था। ये सिर्फ सीरियल किलर का खेल नहीं था। यह उसकी दुनिया, उसके जीवन, और उसके पुनर्जन्म के नियमों का खेल था। कहानी में लिखा ही नहीं था कि मैं दोबारा इस जीवन में लौटूंगी, आशा ने फुसफुसाया। उसके शब्द कमरे में गूंज रहे थे। लेकिन किसी ने लिखा है, किसी ने सब लिखा है, और अब मैं इसका हिस्सा बन गई हूँ। उसने अपने दिमाग में हर विवरण को जोड़ना शुरू किया। कैसे पिछले जीवन की मौत, वर्तमान केस की घटनाएं, और करिश्मा की योजना, सब कुछ एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बन रहे थे। वह देख रही थी कि किसी ने उसे, उसके अतीत और वर्तमान को जानबूझकर जोड़कर एक जाल में फंसा दिया था। आशा ने अचानक महसूस किया कि उसके सामने अब केवल एक ही रास्ता है, उसे सच का सामना करना होगा। उसे पता करना होगा कि कौन इस कहानी को नियंत्रित कर रहा है, कौन उसकी मौत की कहानी को बदल रहा है, और कैसे उसे इस जाल से बाहर निकलना है। लेकिन उसके मन में एक और डर भी उठ रहा था। अगर वह जल्दी नहीं समझी, अगर उसने सही कदम नहीं उठाए, तो क्या वह अपने जीवन को बचा पाएगी? क्या कोई और इस कहानी में पहले से ही उसकी भूमिका तय कर चुका है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह इस खेल में अपनी खुद की पहचान और यादों को सुरक्षित रख पाएगी? रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। शहर की रोशनी धुंधली थी, लेकिन आशा के भीतर की रोशनी अब और तेज हो रही थी। वह अपने हाथों में नोटबुक और केस फाइल्स को कसकर थामे हुए थी। उसके चेहरे पर अब केवल एक ही इरादा था, सच का सामना करना, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझे थे। कौन ये खेल खेल रहा है? क्या ये केवल एक इंसान है, या कोई और शक्ति भी इसमें शामिल है? क्या मैं समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश कर पाऊंगी? और अगर नहीं कर पाए, तो क्या मैं खुद को और अपने नए जीवन को खो दूंगी? आशा ने गहरी सांस ली और अपनी नोटबुक को अपने पास रख लिया। अब वह सिर्फ यादों और फाइल्स में नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत और समझ में भी खोज रही थी। और उस सन्नाटे में, उसके दिल और दिमाग में केवल एक सवाल गूंज रहा था। कहानी में लिखा ही नहीं था कि मैं दोबारा इस जीवन में लौटूंगी, लेकिन क्या मैं इस बार अपनी कहानी खुद लिख पाऊंगी, या फिर कोई और मेरे जीवन की कलम थाम लेगा? चैप्टर 54, करिश्मा का नकाब दरकता है। अंधेरी शाम अपने साथ रहस्यों की खुशबू लेकर आई थी। शहर की गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी, और आशा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उभर रही थी। पोस्टमार्टम के बाद का ये सन्नाटा, जो सामान्यतः केवल थकान और हल्की बेचैनी का एहसास कराता था, आज उसके लिए कुछ और ही था। उसके हाथ में मोबाइल था, और स्क्रीन पर मीरा की आवाज की एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग चल रही थी। वह पहली बार इस रिकॉर्डिंग को सुन रही थी। स्क्रीन की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और धुंधली रोशनी में उसके बड़े, गहरे और भावुक नेत्र और भी तेजी से चमक रहे थे। उसने अपने कानों को तेज किया और ध्यान से रिकॉर्डिंग पर हर शब्द पकड़ने की कोशिश की। अगर वह ज्यादा याद करने लगी, तो उसे पागल साबित कर दो। वह वाक्य उसकी आत्मा के भीतर किसी हथौड़े की तरह गूंजा।
आशा ने पहले अपने हाथों को कसकर अपनी गोदी में दबा लिया, फिर धीरे धीरे उसने स्क्रीन को पास लाकर एक बार फिर सुना। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि अब कोई भ्रम संभव नहीं था। करिश्मा, जिसकी मासूमियत और मुस्कान ने हमेशा उसे धोखा देती रही थी, अब खुलकर सामने थी। करिश्मा, वो वही चेहरा था जिसे आशा पिछले जीवन की यादों और वर्तमान जीवन की घटनाओं में हमेशा संदिग्ध मानती आई थी। मीरा की रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज अब सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि स्पष्ट साजिश का प्रमाण बन गई थी। आशा के भीतर की दुनिया एक पल में बदल गई। उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक केस की जांच नहीं कर रही थी। उसका जीवन, उसके अतीत और वर्तमान का संगम, एक बड़े खेल का हिस्सा बन गया था। और करिश्मा, जिसकी मासूमियत ने उसे भ्रमित किया था, वह इस खेल की मास्टर प्लानर थी। वह बैठ गई और अपने हाथों को माथे पर टिकाकर धीरे धीरे सोचने लगी। क्यों करिश्मा इसे करना चाहती थी? क्यों उसने उसकी मौत को सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बना दिया था? अगर यह केवल मनोवैज्ञानिक खेल था, तो उसे पागल साबित करने की योजना क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करिश्मा केवल उसकी दुश्मन थी, या उसके पीछे कुछ और शक्ति भी थी, जो कहानी के नियमों को बदल रही थी? आशा ने अपने दिमाग में हर विवरण को जोड़ना शुरू किया। पिछली यादें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, पुरानी नोटबुक के चिन्ह, और अब ये कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ एक पैटर्न में फिट हो रहा था। हर घटना, हर संकेत एक स्पष्ट दिशा दिखा रहा था। करिश्मा ने जानबूझकर उसे उसके अतीत की यादें और वर्तमान के केस से जोड़कर फंसाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। उसने महसूस किया कि अब केवल उसकी पेशेवर समझ ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक मजबूती भी उसे इस खेल से बाहर निकालने में मदद करेगी। उसने गहरी सांस ली और रिकॉर्डिंग को बार बार सुना। हर बार सुनने पर एक नई जानकारी सामने आ रही थी, एक नई हल्की परत खुल रही थी। आशा ने अपने लैपटॉप को खोला और करिश्मा के पुराने फोन रिकॉर्ड्स, कॉल हिस्ट्री और मीरा के नोट्स को जोड़ना शुरू किया। उसने देखा कि करिश्मा की हर योजना, हर कदम, हमेशा उसकी यादों और घटनाओं को बदलने की दिशा में थी। कोई गलती नहीं, कोई अनजाने कदम नहीं, सब कुछ जानबूझकर किया गया था। वह अचानक उठकर कमरे में इधर उधर चलने लगी। उसकी चाल तेज थी, और उसके दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। क्यों करिश्मा इतनी दूर तक योजना बना सकती थी? क्या उसने मेरे पिछले जीवन की घटनाओं को पहले से जान लिया था? या ये सब सिर्फ मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद हुआ बदलाव था? आशा ने अपने हाथों को जोर से बांध लिया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, और उसका मन एक ही दिशा में जा रहा था, सच तक पहुंचने की दिशा में। अब उसके लिए केवल यही महत्वपूर्ण था कि वह करिश्मा की साजिश को समझे और अपने जीवन को बचाए। लेकिन सवाल अभी भी अनसुलझे थे। करिश्मा ने क्यों चुना कि उसे पागल साबित किया जाए? क्या इसका उद्देश्य केवल उसे डराना था, या इसके पीछे कुछ और भी था? और अगर करिश्मा अपने खेल में इतनी ताकतवर थी, तो क्या आशा उसके खिलाफ अकेले खड़ी हो पाएगी? उसने अपने दिमाग में हर विवरण को फिर से जोड़ने की कोशिश की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स, पिछली हत्याओं का पैटर्न, करिश्मा की रिकॉर्डिंग, हर चीज अब एक स्पष्ट दिशा में संकेत कर रही थी। और यह स्पष्ट था कि अब केवल विश्लेषण ही नहीं, बल्कि साहस और हिम्मत भी आवश्यक थी। आशा ने लैपटॉप को बंद किया और गहरी सांस ली। कमरे में अंधेरा फैल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में केवल स्पष्टता, गुस्सा और एक नई योजना थी। वह अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसी अपनी कहानी के लिए लड़ने वाली थी। वह खड़ी हुई और खिड़की से बाहर देखी। शहर की रोशनी धुंधली थी, लेकिन उसकी नजरें अब पूरी तरह केंद्रित थीं। उसने सोचा कि करिश्मा की साजिश जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसे सच का सामना करना था, और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन फिर उसके मन में एक और सवाल उठता है। अगर करिश्मा ने ये सब जानबूझकर किया, तो क्या उसके पीछे कोई और भी शक्ति है? क्या ये केवल एक इंसान का खेल है, या कोई और भी कहानी के नियम बदलने में शामिल है? और अगर उसने सही कदम नहीं उठाए, तो क्या वह अपने जीवन और अपने नए जन्म की पहचान खो देगी? रात की खामोशी में, आशा ने अपने हाथों को अपने सीने पर टिकाया और अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। उसे पता था कि अब केवल उसके साहस, उसकी समझ और उसकी बुद्धिमत्ता ही उसे करिश्मा के जाल से बाहर निकाल सकती थी।
और जैसे ही वह अपनी योजना बनाने लगी, उसके दिमाग में एक सवाल गूंजा, क्या मैं करिश्मा की साजिश का पर्दाफाश कर पाऊंगी? क्या मैं इस खेल में अपनी पहचान और अपनी यादों को सुरक्षित रख पाऊंगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं अब सच को अपने नियंत्रण में ले पाऊंगी, या फिर यह कहानी मुझे ही नियंत्रित कर लेगी? चैप्टर 55, ऋत्विक को सच बताने की कोशिश। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल हवादार फैन की हल्की आवाज और दूर दूर से आती सड़क की रोशनी की झिलमिल थी। आशा अपने डेस्क पर बैठी थी। उसके हाथ कँप-कँपा रहे थे, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी नजर अटक गई थी। पिछली रात की पोस्टमार्टम, करिश्मा की कॉल रिकॉर्डिंग और मीरा द्वारा साझा किए गए पुराने नोट्स ने उसके दिमाग की दुनिया उलट-पुलट कर दी थी। उसके भीतर भावनाओं और सच्चाई का तूफान मच रहा था। उसे अब स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि उसकी मौत, उसका पिछला जीवन, और यहाँ तक कि उसका वर्तमान सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। और अब सबसे कठिन कदम उठाने का समय आ गया था, ऋत्विक को सच बताना। ऋत्विक, उसका साथी, उसका सहारा, और अब वह इंसान जिसकी आंखों में वह डर और भरोसे का मिश्रण देख चुकी थी। इतने लंबे समय तक वह उसे केवल केस के सहयोगी के रूप में जानती आई थी, लेकिन अब उसके दिल में एक नई गहराई की भावना उभर रही थी, भरोसा, जो शायद उसके पिछले जीवन की यादों और वर्तमान की वास्तविकताओं से और भी मजबूत हुआ था। आशा ने अपने हाथों को कसकर मोड़ा। शब्द उसके मुंह तक आते और फिर कहीं खो जाते। उसे पता था कि यह सच सुनना ऋत्विक के लिए भी झटका होगा, लेकिन अगर वह नहीं कहती, तो वह खुद को धोखा दे रही होगी। वह उठी, अपने कमरे की खिड़की की ओर चली गई, और बाहर की अंधेरी गली की ओर देखते हुए अपनी सांसें ठहराने की कोशिश करने लगी। ऋत्विक, मुझे मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, उसने धीरे धीरे कहा, जब ऋत्विक कमरे में आया। उसका चेहरा सामान्य रूप से गंभीर था, लेकिन आंखों में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। उसने आशा की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, आशा? तुम ठीक तो हो? आशा ने अपनी सांसें गहरी खींची। शब्द अब भी उसके लिए आसान नहीं थे। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सच बताऊं, उसने फुसफुसाया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। ऋत्विक पास आया और बैठ गया। उसकी आंखें गहरी चिंता और समझदारी से भरी थीं। उसने कहा, जो भी है, मुझसे मत छुपाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। उसकी बातों में जो गर्मजोशी और स्थिरता थी, वह आशा के हृदय को भीतर तक छू गई। लेकिन अब सवाल ये था कि वह इसे कैसे बताए। आशा ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह अपने पिछले जीवन की मौत की यादें पाती रही थी, कैसे ये कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध साइकोलॉजिकल मर्डर था। उसने बताया कि कैसे करिश्मा उसकी जानकारियों और यादों को मैनिपुलेट कर रही थी, कैसे उसने उसे पागल साबित करने की कोशिश की थी। जैसे जैसे आशा अपनी बात कहती गई, ऋत्विक उसकी ओर झुकता गया। वह शांत था, लेकिन उसके हाथों में हल्की पकड़ थी, जैसे वह उसे केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसके दर्द और डर को साझा करने के लिए भी वहां था। लेकिन आशा, अगर यह सब सच है, तो हमें अभी क्या करना चाहिए? ऋत्विक ने धीरे से पूछा। उसका स्वर गंभीर था, पर उसमें चिंता और स्नेह का मिश्रण था। आशा ने उसकी आंखों में देखा। मैं नहीं जानती, उसने फुसफुसाया। मैं नहीं जानती कि करिश्मा कितनी दूर तक जा सकती है। और यह सिर्फ वही नहीं, किसी ने हमारी कहानी को मैनिपुलेट किया है। किसी ने मेरे अतीत और वर्तमान को एक बड़े खेल में बदल दिया है। क्या हम इस खेल में जीते रहेंगे, या ये हमें निगल जाएगा? ऋत्विक ने उसके हाथ को धीरे से थामा। उसकी पकड़ ने आशा के भीतर एक सुरक्षा और स्थिरता का एहसास पैदा किया। हम साथ हैं, आशा। चाहे जो भी सच हो, चाहे कितनी भी साजिश क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। हम इसे अकेले नहीं सामना करेंगे। आशा ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं थी। उसकी पीड़ा, डर और गुस्सा अब साझा हो रहा था। लेकिन फिर भी, उसके दिल में कई सवाल थे। ऋत्विक, क्या हम करिश्मा को पकड़ पाएंगे? क्या हम समझ पाएंगे कि कहानी के नियम कौन बदल रहा है? क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे, या ये खेल हमें ही खत्म कर देगा? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में हिचकिचाहट और दृढ़ता दोनों थीं। ऋत्विक ने उसकी बाहों में हल्की सी पकड़ और मजबूत कर दी। आशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। हमें केवल सही तरीके से खेलना होगा, और हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा।
क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? आशा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब कोई और विकल्प नहीं था। वह अपने डर और भावनाओं का सामना करने को तैयार थी। हाँ, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसके भीतर अभी भी सवाल थे। करिश्मा की साजिश कितनी बड़ी थी? क्या केवल वही मास्टरमाइंड थी, या इसके पीछे और भी ताकतें थीं? क्या वे दोनों मिलकर इस खेल में जीत पाएंगे, या कहीं न कहीं ये कहानी उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी? उसने देखा कि ऋत्विक की आंखों में भी वही सवाल झलक रहा था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, और उस लंबी, शांत और गहरी समझ ने उनके बीच एक नया रिश्ता बना दिया। क्या ये सच है कि हमें अपनी सोच और रणनीति को बदलना पड़ेगा? क्या हम इस खेल में सिर्फ जासूसी और कौशल से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और भरोसे से भी जीतेंगे? आशा ने अपने आप से सवाल किया, और ऋत्विक ने भी वही सवाल अपने मन में दोहराया। क्या हम करिश्मा की चालाकियों को समझ पाएंगे? क्या हमारी यादें, हमारा अतीत और हमारा विश्वास हमें बचा पाएगा, या ये खेल हमें खो देगा? कमरे की खामोशी अब केवल उनके सांसों और दिल की धड़कनों में बसी थी। उन्होंने जाना कि यह केवल एक केस या एक कहानी नहीं थी, यह उनका जीवन था, उनकी पहचान और उनके विश्वास की परीक्षा। और इसी क्षण आशा और ऋत्विक दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, समझा कि अब केवल एक चीज महत्वपूर्ण थी, सच का सामना, चाहे जो भी खतरे हों। सवाल जो पाठक के मन में गूंज सकते हैं। क्या आशा और ऋत्विक मिलकर करिश्मा की साजिश को पकड़ पाएंगे? क्या करिश्मा केवल अकेली मास्टरमाइंड है, या कोई और भी इस खेल में शामिल है? क्या आशा अपनी पिछली यादों और वर्तमान की सच्चाई को सुरक्षित रख पाएगी, या ये कहानी उसे निगल जाएगी? क्या उनका भरोसा और उनकी रणनीति उन्हें इस खतरनाक खेल से बाहर निकाल पाएगी? चैप्टर 56, एक और हत्या, बदला हुआ निशाना। हवा ठंडी थी, और शहर की रोशनी धीरे धीरे रात की चादर में खो रही थी। डिपार्टमेंट में हर किसी के चेहरे पर तनाव की लकीरें गहरी हो चली थीं। पिछली हत्याओं का डर, करिश्मा की चालाकियों की आशंका, और आशा की अतीत की यादें, सभी ने वातावरण को भारी कर दिया था। आशा अपने डेस्क पर बैठी थी। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। हर किसी की आंखों में वही सवाल था जो उसके मन में भी था, क्यों उसके अतीत और वर्तमान के बीच एक रहस्य छुपा है, और कौन इस खेल को चला रहा है? तभी कंट्रोल रूम से अचानक अलार्म की आवाज गूंज उठी। सभी अधिकारी तत्काल सक्रिय हो गए। आशा और ऋत्विक दोनों उठ खड़े हुए। क्या हुआ? ऋत्विक ने तेजी से पूछा, और आशा की आंखों में जो डर और चिंता थी, वह उसका उत्तर खुद थी। एक नई लाश मिली है, एक जूनियर अधिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन ये पिछली घटनाओं से अलग है। पीड़ित का अतीत, उससे जुड़ा हुआ कुछ संकेत हैं। ऋत्विक और आशा तुरंत सियाचंग की ओर बढ़े। लाश जिस कमरे में पाई गई थी, वह अंधेरे और खाली घर की तरह लग रहा था। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही आशा की आंखों में ठंडा घबराहट उतर गई। वह व्यक्ति, उस लाश में कुछ ऐसा था जो उसे सीधे उसके पिछले जीवन की याद दिला रहा था। उसने धीरे से ऋत्विक की ओर देखा। ये, उसने फुसफुसाया, ये वही निशान है जो मैंने अपने अतीत में देखा था। कोई जानता है कि मेरी कहानी क्या थी, और अब वह मेरे अतीत को मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऋत्विक ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। उसका चेहरा सख्त हो गया। आशा, यह अब व्यक्तिगत हो गया है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें और कोई खतरा न हो। कमरे में खामोशी छा गई थी। लाश की स्थिति, उसके हाथों और शरीर पर लगे निशान, हर चीज में एक पैटर्न था, जो केवल आशा ही पहचान सकती थी। उसके दिमाग में सारे पिछले अनुभव और पोस्टमार्टम की तकनीकी बातें एक साथ जुड़ गईं। वह समझ गई कि यह हत्या केवल एक दुर्घटना या एक सीरियल किलर का खेल नहीं था, ये स्पष्ट संदेश था, एक चेतावनी, और साथ ही ये दिखाने की कोशिश कि उसका अतीत अभी भी खतरे में था। आशा ने धीरे धीरे अपने दस्ताने पहने और लाश के करीब गई। उसने शरीर को सावधानी से देखा, हर निशान, हर छेद, हर घाव। उसके दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बन रही थी। ये वही तरीके थे जिनसे उसने अपने पिछले जीवन में होने वाली घटनाओं को पहचाना था। ये संदेश था, मैं तुम्हारे अतीत को खत्म कर रहा हूँ। ऋत्विक ने उसे शांत करने की कोशिश की। आशा, ये जो भी है, हम इसे रोकेंगे। तुम अकेली नहीं हो। उसने उसका हाथ हल्का सा थामा। लेकिन आशा की आंखों में जो दृढ़ता और ठंडा गुस्सा था, वह सिर्फ किसी शब्द से कम नहीं हो सकता था। मैं अकेली नहीं हूँ,
ऋत्विक, और यह सिर्फ सीरियल किलर का खेल नहीं है। यह मेरी कहानी से जुड़ा हुआ है। कोई जानता है कि मैं कौन थी, और अब वह मेरे अतीत को मिटाना चाहता है। क्या तुम समझ रहे हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन हमें अभी सोच समझकर कदम उठाना होगा। हम केवल अनुमान से काम नहीं कर सकते। हर कदम, हर जांच, हर सुराग मायने रखता है। आशा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, कौन जानता था उसके अतीत की कहानी? क्या करिश्मा अकेली मास्टरमाइंड थी या इसके पीछे कोई और भी था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वे दोनों मिलकर इस जाल से बाहर निकल पाएंगे या ये खेल उन्हें निगल जाएगा? ऋत्विक ने कमरे में खड़ी टेबल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और फाइलें फैलाईं। आशा, हमें इसे सिस्टमेटिक तरीके से देखना होगा। हर पिछले केस, हर नोट, हर संकेत, सब कुछ एक साथ जोड़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि अगला कदम क्या होगा। आशा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये खेल व्यक्तिगत हो चुका था। उसके अतीत और वर्तमान की जुड़ती हुई यादें उससे ये दिखा रही थी कि अब केवल उसकी बुद्धि और उसकी दृढ़ता ही उसे बचा सकती थी। रात की खामोशी में दोनों अधिकारी और अपराध विशेषज्ञ पोस्टमार्टम रूम में लाश की जांच कर रहे थे। आशा ने धीरे से ऋत्विक की ओर देखा। क्या तुम सोच रहे हो कि यह खेल हमें कहाँ ले जाएगा? उसने फुसफुसाया। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। मैं सोच रहा हूँ कि हमें केवल अगले कदम का अनुमान लगाना है। लेकिन एक बात निश्चित है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, आशा। और इस बार, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। आशा ने उसकी बात सुनी और उसकी ओर झुकी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। लेकिन साथ ही सवाल उसके मन में गूंज रहे थे, कौन है जो उसके अतीत को जानता है? क्या करिश्मा की चालाकियां केवल शुरुआत थी? और क्या उनकी टीम इस बार सही निर्णय ले पाएगी या उनकी रणनीति फिर से विफल हो जाएगी? कमरे में खामोशी के बीच आशा ने अपने आप से पूछा, क्या मैं अपने अतीत और वर्तमान को सही तरह से जोड़ पाऊंगी? क्या हम इस खतरे से जीत सकते हैं? और क्या ऋत्विक और मैं इस जाल में फंसे बिना करिश्मा और उसके खेल को रोक पाएंगे? लेकिन एक बात निश्चित थी, अब खेल व्यक्तिगत हो चुका था। और यह केवल एक केस नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनका विश्वास और उनका जीवन बन चुका था। सवाल जो पाठक के मन में गूंज सकते हैं, क्या आशा और ऋत्विक इस बार करिश्मा और उसके अज्ञात साथी को पकड़ पाएंगे? क्या यह नई हत्या केवल चेतावनी थी या करिश्मा की साजिश का हिस्सा है? क्या आशा अपनी अतीत की यादों और वर्तमान की सच्चाई को सुरक्षित रख पाएगी? क्या उनका भरोसा और रणनीति उन्हें इस खतरनाक खेल में बचा पाएगी या कहीं न कहीं ये कहानी उन्हें निगल जाएगी? चैप्टर 57, रिपोर्ट में छिपा कोड। डिपार्टमेंट का पोस्टमार्टम रूम हमेशा से उसकी दुनिया का सबसे अजीब और खामोश कोना रहा था। सफेद दीवारें, चमकती टाइलें, और वह ठंडा, स्थिर वातावरण जिसमें हर चीज पर सन्नाटा हावी रहता था। लेकिन आज रूम में जो माहौल था, वह बिल्कुल अलग था। हर किसी के चेहरे पर तनाव था, हर नजर किसी पर टिकी हुई थी, और बीच बीच में दस्तानों की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। आशा उस कमरे में खड़ी थी, और उसके हाथों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। रिपोर्ट्स की जटिल लाइनों और आंकड़ों में अक्सर कुछ खास नहीं होता था, लेकिन आज कुछ अलग था। वह रिपोर्ट उसे अंदर से कपकपा रही थी। हर शब्द, हर नोट, हर आंकड़ा, सब कुछ जैसे उसके पुराने जीवन की ओर इशारा कर रहा था। रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचते ही आशा की नजर एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य निशान पर पड़ी। उसने अपनी आंखें मूंद कर दोबारा देखा। यह कोई सामान्य स्याही का निशान नहीं था, न ही किसी गलती से बना हुआ। यह एक माइक्रो इंस्क्रिप्शन था, छोटा, बारीक और लगभग छुपा हुआ, लेकिन किसी भी प्रशिक्षित फोरेंसिक विशेषज्ञ के लिए पहचान योग्य। यह क्या है? आशा ने फुसफुसाते हुए अपने आप से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन का ध्यान पूरा रिपोर्ट पर केंद्रित था। हर अक्षर, हर चिन्ह, हर छोटा सा निशान कुछ ऐसा था जिसे पढ़कर ही वह पूरे खेल का असली मतलब समझ सकती थी। ऋत्विक उसके पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, क्या मिला? मुझे बताओ। आशा ने सिर हिलाया और फुसफुसाई, ये केवल निशान नहीं है। यह एक कोड है। कोई जानता है कि मैं कौन हूँ, और अब वह कोड मुझे सीधे संदेश दे रहा है। ऋत्विक ने उसकी ओर झुककर देखा। क्या संदेश है? उसने पूछा।
लेकिन आशा के चेहरे पर गंभीरता की झलक देखकर वह चुप हो गया। आशा ने रिपोर्ट पर अपनी उंगली फेरते हुए धीरे धीरे शब्दों को पढ़ा। हर अक्षर की बारीकियों में छिपा अर्थ उसे साफ दिखाई दे रहा था। अंत में उसने अपनी सांस रोकी और शब्द फुसफुसाए, रिबॉन। ये शब्द रिबॉन एक चुप्पे धमाके की तरह उसके कानों में गूंज गया। वह सन रह गई। उसका मन पूरा एक ही प्रश्न में उलझ गया, क्यों ये शब्द, और क्यों अब? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ऋत्विक, उसने धीमे स्वर में कहा। ये संदेश है। कोई चाहता है कि मैं जानूं कि मैं केवल वर्तमान की आशा नहीं हूं, मैं वही हूं जो पहले थी। मैं पुनर्जन्मित हूं, और इस खेल में मेरी पहचान, मेरी कहानी, अब उसके लिए निशाना बन गई है। ऋत्विक उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि आशा का पिछला जीवन और वर्तमान का खेल आपस में जुड़ चुका था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि कोई उसके अतीत को जानता है। कोई उसकी पुनर्जन्म की सच्चाई से खेल रहा है, और रिबॉर्न शब्द उसका सबसे बड़ा सुराग था। कमरे में खामोशी फैल गई। हर कोई उस सूक्ष्म कोड के महत्व को समझ गया। ये केवल एक संकेत नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी। कोई कहीं इस पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा था, और उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि उसे केवल एक फोरेंसिक विशेषज्ञ ही समझ सकता था। आशा ने अपने दस्ताने हटाए और ऋत्विक की ओर देखा। अब मुझे समझ में आ गया है, उसने कहा। ये केवल सीरियल किलर का खेल नहीं है, ये कहानी से खेल है। कोई जानता है कि मेरी कहानी क्या थी, और अब वह मेरे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। रिबॉन, ये केवल मेरे अस्तित्व का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि मैं अगले निशाने पर हूँ। ऋत्विक ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि अब खेल गंभीर हो चुका है। अब केवल जांच या पोस्टमार्टम से काम नहीं चलेगा। अब यह व्यक्तिगत हो चुका था। हम इसे कैसे रोकेंगे? उसने फुसफुसाया। आशा ने धीमी सांस ली और कहा, हमें उसके हर कदम को पढ़ना होगा। हर संकेत, हर निशान, हर शब्द, सब कुछ एक साथ जोड़ना होगा। रिबॉर्न केवल एक सुराग है। अगर हम इसे सही ढंग से नहीं समझ पाए, तो अगली हत्या केवल समय की बात होगी। ऋत्विक ने उसकी उंगलियों को थामते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो आशा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सवाल यह है, क्या हम समय रहते इस खेल को रोक पाएंगे? क्या हम उसके अगले कदम को पहचान पाएंगे? आशा ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता और ठंडे गुस्से का मिश्रण था। हमें नहीं पता कि अगला निशाना क्या होगा। ये केवल अंदाजा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस बार मुझे पीछे नहीं हटना है। मेरे अतीत की सारी यादें, मेरे अनुभव, और अब ये कोड, सब कुछ हमें दिशा दिखाएगा। लेकिन क्या हम इसे सही दिशा में पढ़ पाएंगे? कमरे में खामोशी छा गई। सभी अधिकारी और विशेषज्ञ रिपोर्ट्स और नोट्स को देख रहे थे। कोई भी यह नहीं जान पा रहा था कि यह गेम किस हद तक जाएगा। रिबॉर्न शब्द ने न केवल आशा को, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट को हिला दिया था। आशा ने अपने आप से पूछा, कौन था जो जानता था कि वह पुनर्जन्मित है? क्या करिश्मा या कोई और मास्टरमाइंड इस कोड के पीछे था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये केवल एक चेतावनी थी, या अगले निशाने की शुरुआत? ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। हम इसे हल कर लेंगे। हम उसे पकड़ेंगे। लेकिन क्या हम समय रहते समझ पाएंगे कि रिबॉर्न का असली मतलब क्या है? क्या ये केवल शुरुआत है, या समाप्ति का संकेत? आशा ने धीमी सांस ली और अपने दिमाग में सवालों का एक जाल बुना। क्या हम करिश्मा और उसके अज्ञात साथी को पकड़ पाएंगे? क्या रिबॉर्न का कोड केवल चेतावनी है, या यह अगले निशाने का संकेत है? क्या हम इस जाल से सुरक्षित निकल पाएंगे, या ये कहानी हमें निगल जाएगी? कमरे की खामोशी, फाइल्स का ढेर, और रिबॉर्न शब्द की रहस्यमय चमक, सभी ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब खेल केवल एक केस नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनके विश्वास और उनके अस्तित्व का खेल बन चुका था। चैप्टर 58, मैं हूं ना। रात अपने चरम पर थी। शहर की गली कूचों में केवल हर किसी की नींद और अंधेरे की ठंडी हवा का राज था, लेकिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर एक अलग ही तानाशाही थी। पोस्टमार्टम रूम, केस रूम और कंट्रोल सेंटर के बीच की खामोशी को केवल कंप्यूटर मॉनिटर की हल्की बत्ती और फोन की बिन बजती आवाजें तोड़ रही थी। लेकिन इस रात का माहौल कुछ और ही था। हर कोई तनाव में था, हर किसी की सांसें तेज और अनियमित। आशा अपने डेस्क पर बैठी थी, रिपोर्ट्स के ढेर और केस फाइल्स के बीच। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, थकान, डर और उस भीतर उभरते हुए भावनाओं का झुंड। पिछली रातों की तरह
ये रात भी केवल केस तक सीमित नहीं थी। यह उसके अतीत और वर्तमान के बीच की लड़ाई थी। वह अपने हाथ में एक पुराना नोट्स बुक थामे हुए थी, जिसमें उसने हर संकेत, हर घटना, हर हत्यारे के निशान को दर्ज किया था। उसकी उंगलियां दस्तानों में कसकर थमी थी, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर चमक उठी, पिछले जीवन की वो भयावह याद। उस दिन की हर आवाज, हर चेहरे की हंसी, हर सन्नाटा जैसे आंखों के सामने घूम रही थी। ऋत्विक, उसने धीरे से कहा, जैसे किसी को जगाना न चाहती हो। ऋत्विक तुरंत उसके पास आया। उसकी आंखों में वही गंभीरता थी जो हर केस में देखने को मिलती थी, लेकिन आज उसका स्वर और दृष्टि कुछ और ही कह रही थी। वह जानता था कि आज आशा केवल केस की रिपोर्ट नहीं देख रही थी, वह अपने भीतर की खामोशियों और डर से जूझ रही थी। क्या हुआ? आशा, तुम ठीक हो? ऋत्विक ने हाथ बढ़ाया। आशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और असहायता थी। ऋत्विक, मैं। शब्द उसके गले में फंस गए। उसका मन बोलना चाहता था, पर शब्द उसे छोड़ने से इनकार कर रहे थे। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जो भी है, मुझसे मत छुपाओ। मैं समझूंगा। मैं हूं न। उस लफ्ज ने आशा के दिल में अचानक एक अजीब सी गर्मी पैदा कर दी। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई उसके डर, उसके दर्द और उसके अतीत को समझ रहा है। कोई था जो उसके साथ खड़ा था, बिना किसी शर्त के। आशा ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने हाथ ऋत्विक के हाथ में डाल दिए। उसकी सांसें अनियमित थीं, लेकिन मन में एक अद्भुत साहस उभर रहा था। ऋत्विक, ये सब केवल केस का हिस्सा नहीं है। मेरी कहानी, मेरा अतीत, मेरी मौत और अब मेरी जिंदगी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और मैं नहीं जानती कि अगले कदम में क्या होगा। ऋत्विक ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो, आशा। हम इसे मिलकर सामना करेंगे। मैं हूं न। उसके शब्दों की गूंज उसके दिल में उठी और आशा ने अपनी आंखें खोल दी। उस पल उसकी दुनिया स्थिर हो गई। लेकिन स्थिरता केवल पल भर की थी। बाहरी दुनिया में केस की गंभीरता, खतरे की वास्तविकता और अज्ञात खतरों का डर अभी भी उनके चारों ओर मंडरा रहा था। आशा ने धीरे से कहा, लेकिन ऋत्विक, क्या तुम समझ पा रहे हो? ये केवल एक हत्या का मामला नहीं है। कोई मेरी कहानी जानता है, मेरे अतीत को जानता है और मेरे वर्तमान पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। रिबॉन, ये केवल एक संकेत नहीं, यह एक चेतावनी है। और मैं डरती हूँ कि अगला निशाना मैं ही हो सकती हूँ। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि इस शब्द के पीछे क्या ताकत छिपी है। रिबॉर्न, पुनर्जन्म, ये केवल शब्द नहीं, यह एक संदेश था कि कोई उसके अतीत और वर्तमान को जोड़कर उसे खतरे में डाल रहा है। आशा धीरे धीरे उठी और डेस्क के पास खड़ी हो गई। उसका हाथ अब भी ऋत्विक के हाथ में था, लेकिन उसका मन विचारों की उथल पुथल में फंसा हुआ था। हमने अब तक जो देखा, वह केवल शुरुआत है। ये केस केवल सीरियल किलिंग या मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है। ये किसी की योजना है, जो जानती है कि मैं कौन हूँ, और अब मेरा अतीत मेरा वर्तमान खतरे में डाल रहा है। ऋत्विक ने उसका हाथ कसकर थामते हुए कहा, हम इसे रोकेंगे। हमें उसके हर कदम का अनुमान लगाना होगा। हमें पढ़ना होगा कि अगला निशाना क्या होगा। लेकिन क्या हम समय रहते समझ पाएंगे? क्या हम रिबॉर्न का मतलब सही ढंग से पहचान पाएंगे? आशा ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, हर संकेत, हर शब्द, हर कोड, ये सब हमें दिशा दिखाएगा। लेकिन क्या हम इसे सही समय पर पढ़ पाएंगे? क्या हम उस अज्ञात खतरे को रोक पाएंगे जो हमारे सामने है? ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गंभीरता और सुरक्षा की झलक थी। उसने कहा, तुम अकेली नहीं हो, आशा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन क्या हम समय रहते इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? क्या हम उसे पकड़ पाएंगे? यह केवल शुरुआत है एक बड़े खेल की। आशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें अब रोशनी से भरी थी, डर, साहस और एक नई ऊर्जा का संगम। लेकिन उसके मन में सवाल अब भी घुमड़ रहे थे। कौन है जो जानता है कि मैं पुनर्जन्मित हूँ? क्या ये केवल एक चेतावनी है, या अगले निशाने की शुरुआत? क्या हम इस जाल से सुरक्षित निकल पाएंगे, या ये कहानी हमें निगल जाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं अपने अतीत से पूरी तरह मुक्ति पा सकूंगी, या यह अतीत मुझे हमेशा डरा कर रहेगा? रात की खामोशी और उनके चारों ओर फैली हुई गंभीरता में, ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था।
रिबॉन शब्द की रहस्यमय चमक, केस की गंभीरता और उनके भावनाओं की गहराई ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी पल सुरक्षित नहीं था। और ऋत्विक ने धीमे से कहा, हम इसे मिलकर लड़ेंगे। लेकिन क्या हमारी समझ और समय हमारी रक्षा कर पाएगा? या ये केवल एक नई शुरुआत है, जिसके अंत में केवल अंधेरा ही होगा? चैप्टर 59, लगभग किस अधूरा पल। रात का अंधेरा गहरी खामोशी लिए पूरे शहर पर छाया हुआ था। ठंडी हवाओं ने गलियों में अपने नर्म लेकिन लगातार कदम रखे थे। लेकिन डिपार्टमेंट की इमारत के अंदर का माहौल कुछ और ही था, तनाव, डर और अनकहे सवालों का घेरा। इस रात ने अपने साथ एक अजीब सा मिश्रण लेकर आया था, केस की गंभीरता, अतीत की भूतिया यादें और उस नाजुक रोमांस की हल्की हल्की झिलमिलाहट, जो आशा और ऋत्विक के बीच धीरे धीरे बन रही थी। डेस्क की रोशनी में आशा और ऋत्विक एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। कमरे की खामोशी में केवल उनके दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। आशा की आंखें कुछ कह रही थी, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए थे। ऋत्विक ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में झांका। आशा, क्या तुम ठीक हो? उसने धीमी और गंभीर आवाज में पूछा। आशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और घबराहट के बीच एक अजीब सी गर्माहट भी थी। वह शब्द खोज रही थी, पर उनके सामने हर बार जैसे सारी हिम्मत खत्म हो जाती। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कपकपा रही थीं। ऋत्विक ने नजदीक आते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखा। उसकी हथेलियों की गर्मी आशा के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ा रही थी। जो भी हो, मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो, उसने कहा। आशा की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में उस पल के लिए कई सालों का दर्द, डर और अकेलापन समाहित था। लेकिन अब ऋत्विक के हाथ उसके हाथ में थे। उसकी सुरक्षा, उसकी गंभीरता और उसकी मुस्कान, इन सब ने आशा के भीतर डर की दीवार को धीरे धीरे तोड़ दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े हो गए। उनके होंठ लगभग एक दूसरे को छूने ही वाले थे। कमरे की हल्की रोशनी में उनकी आंखों की गहराई और सांसों की तेजी ने माहौल को इतना संवेदनशील और नाजुक बना दिया कि लगता था कि जैसे समय रुक गया हो। आशा ने अपनी उंगलियों को ऋत्विक के गाल पर बहते हुए महसूस किया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऋत्विक ने भी उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया और दोनों की आंखें मिलने लगीं। ऋत्विक, आशा की आवाज गूंज रही थी, लेकिन ये पूरा विश्वास और डर का मिश्रण था। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द फिसल कर हवा में खो गए। और तभी कमरे का फोन बज उठा। अचानक का ये शोर जैसे पूरे जादुई पल को तोड़ दिया। दोनों एक दूसरे से एक कदम दूर हो गए। आशा की आंखों में निराशा की हल्की झलक थी। ऋत्विक ने हाथ धीरे से खींचा, लेकिन उसकी पकड़ अभी भी आशा की उंगलियों पर थी। कॉल केस, ऋत्विक ने धीमी आवाज में कहा। आशा ने धीरे से सिर हिलाया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जो जल्दी ही चिंता में बदल गई। क्या ये कभी खत्म होगा? उसने पूछा। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में गंभीरता और चिंता की झलक थी। हम इसे समाप्त करेंगे, आशा। लेकिन कब और कैसे, यह अब समय पर निर्भर करेगा। क्या हम सही समय पर समझ पाएंगे कि अगला कदम क्या है? क्या हम रिबॉन की गुत्थी को सुलझा पाएंगे? कमरे में खामोशी छा गई। केवल उनकी सांसों की आवाज और फोन की हल्की बिंदीदार रोशनी ने माहौल को हल्की धड़कन दी। आशा ने अपने भीतर उठते हुए भावनाओं को महसूस किया। वह चाहती थी कि उस पल में वह ऋत्विक के करीब और भी करीब हो जाए, लेकिन वह जानती थी कि बाहरी दुनिया में खतरे मंडरा रहे हैं। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्यों कोई इतना जानता है कि मैं कौन हूँ? क्या अगले निशाने की तैयारी पहले से हो चुकी है? क्या ये खेल सिर्फ मनोवैज्ञानिक है, या वास्तव में मेरा अतीत मुझे घेर रहा है? ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा। उसने उसकी आंखों में देखा, उसकी सांसों की गति और हाथों की हल्की कंपन को महसूस किया। उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे, क्या ये केवल रोमांस का पल था या ये खतरनाक खेल का हिस्सा था? क्या अगर इस पल में किसी ने उन्हें देखा होता, तो क्या यह उनके लिए खतरे का संकेत बन जाता? लेकिन दोनों जानते थे कि अब उनके पास समय नहीं था। केस, रिबॉन का रहस्य और खतरों की गहराई ने उन्हें जोड़ रखा था। अब उन्हें अपने इमोशन, अपने डर और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए अगले कदम उठाने थे। आशा ने धीरे धीरे ऋत्विक की ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास और सुरक्षा थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा,
क्या हम इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? क्या हम रिबॉर्न का सच समय पर समझ पाएंगे, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? क्या हमारी नजदीकियां हमें कमजोर करेगी या हमें मजबूत बनाएंगी? ऋत्विक ने उसका हाथ और कसकर थामा। उसने धीरे से कहा, हम इसे मिलकर लड़ेंगे, आशा। लेकिन क्या हम समय रहते सही निर्णय ले पाएंगे? क्या हमारा अतीत और वर्तमान हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, या ये सिर्फ शुरुआत है एक बड़े खतरे की? और जैसे ही कमरे में खामोशी छा गई, दोनों ने महसूस किया कि उनका अगला कदम केवल उनके हाथ में नहीं था। रिबॉन की छाया, केस की गंभीरता और उनके भीतर उठती भावनाओं का संगम ने ये साफ कर दिया कि अब कोई पल सुरक्षित नहीं था। क्या अगला निशाना सच में आशा ही होगी? क्या उनका ये लगभग किस वाला अधूरा पल उन्हें खतरे से दूर रख पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आशा और ऋत्विक अपने दिल की बातों और वास्तविक खतरों के बीच संतुलन बना पाएंगे, या यह अधूरापन उनके लिए हमेशा की तरह डर और अनिश्चितता की एक नई शुरुआत बना देगा? चैप्टर 60, बड़े ऑपरेशन की तैयारी। डिपार्टमेंट की मीटिंग रूम में अंधेरा और गंभीरता का वातावरण था। चारों तरफ के लोग अपने अपने फाइलों में गहरे डूबे हुए थे, लेकिन हर किसी की आंखों में वही एक सवाल झलक रहा था, क्या वे तैयार हैं, और क्या समय पर सही फैसले ले पाएंगे? आशा और ऋत्विक उस कमरे के केंद्र में खड़े थे। दोनों के चेहरे पर थकावट और तनाव स्पष्ट था। पिछले दिनों की घटनाओं ने उन्हें जितना थका दिया था, उतना ही उनके बीच की नजदीकियों को मजबूत भी किया था। कमरे में बैठी पूरी टीम की निगाहें उन दोनों पर टिकी थी, क्योंकि इस ऑपरेशन का सारा केंद्र वही थे। ऋत्विक ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, यह केवल एक केस नहीं है। यह एक जाल है, जिसे हमने तैयार किया है। लेकिन जाल में फंसने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। हमें बिल्कुल साफ रणनीति बनानी होगी। आशा ने सिर हिलाया। उसके दिल में घबराहट थी, पर साथ ही एक अजीब सी आत्मविश्वास भी। हमने अब तक जितनी भी जानकारी जुटाई है, उससे ये साफ है कि कातिल केवल हमारे पीछे नहीं है। वह हमारी हर चाल को देख रहा है। और यह रिबॉर्न की पहेली, इसे हमें समय रहते सुलझाना होगा, वरना। उसकी आवाज बीच में ही रुक गई। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा, और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वरना क्या, आशा? उसने धीरे से पूछा। वरना हम खो सकते हैं, आशा ने कहा, और उसकी आवाज में डर और चिंता का मिश्रण था। मीटिंग में बैठे लोग अपने लैपटॉप्स और फाइलों पर ध्यान दे रहे थे। हर किसी के हाथ में एक रणनीति थी, हर किसी के दिमाग में एक योजना। लेकिन आशा और ऋत्विक जानते थे कि यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं होगा। इसमें अंडरकवर मूव्स, फेक लीड्स और खतरनाक जाल शामिल थे। ऋत्विक ने पूरी टीम को निर्देश देना शुरू किया। पहले, हमें ये पता लगाना होगा कि कातिल हमारी हर चाल को कैसे ट्रैक कर रहा है। उसके तरीके को समझना होगा। हम कुछ फेक लीड्स डालेंगे, जिससे उसका ध्यान भटके। अंडरकवर मूव्स शुरू होंगे। और आशा, तुम्हें फॉरेंसिक डेटा की निगरानी करनी होगी। कोई भी छोटा संकेत हमारे लिए जीवन और मौत का फैसला कर सकता है। आशा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में वही ठंडी गंभीरता थी, जिसे पिछले कई दिनों में उसने अपनाया था। उसका मन अपने अतीत, पिछले जीवन और रिबॉर्न की पहेली में उलझा हुआ था। लेकिन अब समय आने पर उसे अपने डर पर काबू पाना था। मिनट दर मिनट, योजना को विस्तार से समझाया जा रहा था। टीम के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नोट कर रहे थे। फेक लीड्स तैयार हो रहे थे, अंडरकवर एजेंट्स का प्रशिक्षण हो रहा था, और तकनीकी टीम रिबॉर्न के कोड की हर छोटी जानकारी पर नजर रख रही थी। ऋत्विक ने आशा की ओर देखा। तुम्हें हर पॉइंट पर हमारी निगरानी करनी होगी। कोई भी छोटा सा संकेत, कोई भी छुपा संदेश, सब कुछ हमें सामने आना चाहिए। आशा ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर हम गलत हुए, ऋत्विक, तो क्या हम इसे संभाल पाएंगे? क्या मैं खुद को और तुम खुद को बचा पाएंगे? ऋत्विक ने उसकी उंगलियां कसकर थाम ली। हमने अब तक हर कदम सोचा है, लेकिन क्या हमारी योजना सच में पर्याप्त होगी? क्या कातिल हमारी हर चाल को पढ़ लेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या हम रिबॉर्न की पूरी सच्चाई समय पर पकड़ पाएंगे? कमरे की खामोशी में केवल फाइलों की खड़खड़ाहट और लैपटॉप्स की हल्की रोशनी थी। हर कोई जानता था कि यह ऑपरेशन किसी भी समय सफल हो सकता है, या किसी भी समय पूरी तरह असफल। लेकिन जो सबसे बड़ा दबाव था, वह था आशा और ऋत्विक के भीतर उठते भावनाओं का। ऋत्विक ने सोचा, अगर मैं गलत हुआ, तो मैं उसे खो दूंगा। और अगर मैं सही हुआ,
तो क्या हम फिर भी बच पाएंगे? आशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में उठ रहे सवालों की बाढ़ को रोकना मुश्किल था। क्या ये ऑपरेशन केवल उनके लिए था, या एक कातिल की मानसिक युद्ध की शुरुआत थी? क्या रिबॉर्न की पहेली सिर्फ एक संकेत है, या यह उनके अतीत का पूरा सच खोल देगी? टीम ने फाइनल ब्रीफिंग शुरू की। सभी ने अपने अपने हिस्से का काम समझा। अंडरकवर मूव्स तैयार थे। फेक लीड्स पहले ही बाहर भेजे जा रहे थे। तकनीकी निगरानी पूरी तरह चालू थी। लेकिन आशा और ऋत्विक जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी है। उनके सामने केवल खतरनाक जाल ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं का जाल भी था। कितनी दूर वे अपने डर और भावनाओं को नियंत्रण में रख पाएंगे? क्या उनका ये रिश्ता उनके निर्णयों को प्रभावित करेगा, या उन्हें मजबूत बनाएगा? रात गहरी हो रही थी, लेकिन डिपार्टमेंट की गतिविधियां तेज थीं। कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी में फाइलों के पन्नों और स्क्रीन पर बिखरे डेटा ने कमरे को एक तनावपूर्ण माहौल दिया। आशा ने ऋत्विक की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता, प्यार और एक अजीब सी चुनौती का मिश्रण था। क्या हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे? उसने पूछा। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, हम कोशिश करेंगे। पर क्या हमारी कोशिश ही काफी होगी? क्या रिबॉर्न का सच हम तक पहुंच पाएगा, या ये सिर्फ हमारे हाथ से निकलता जाएगा? कमरे के बाहर रात का अंधेरा अपनी गहराई में घुला जा रहा था। लेकिन डिपार्टमेंट की इमारत में यह एक नई शुरुआत का संकेत था। एक ऐसा मोड़ जहां अतीत, वर्तमान और भावनाओं का संगम एक साथ आने वाला था। और अंत में ऋत्विक ने अपने मन में खुद से पूछा, क्या वह सच में सही निर्णय ले पाएगा? क्या आशा को खोने का डर उसके कदमों को रोक देगा, या ये डर उसे और भी सतर्क और मजबूत बनाएगा? क्या वे रिबॉर्न की सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, या ये ऑपरेशन सिर्फ उनके लिए एक नए खतरे का आरंभ होगा? सवाल उठ रहे थे, क्या टीम इस जाल से सुरक्षित बाहर निकल पाएगी? क्या फेक लीड्स कातिल को भ्रमित कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आशा और ऋत्विक अपने भीतर की भावनाओं और बाहरी खतरों के बीच संतुलन बनाए रख पाएंगे, या यह अधूरापन उन्हें हमेशा डर और अनिश्चितता की ओर ले जाएगा? रात की खामोशी में केवल सवाल ही गूंज रहे थे। और जैसे ही पहला कदम उठाया जाएगा, हर जवाब अपने आप सामने आएगा, या फिर नई उलझनें पैदा करेगा। हर कहानी का एक अंत होता है, पर ख्यालों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और अपने एहसास कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारी ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, वन ख्याली दुनिया वन, जहाँ ख्याल जिंदा रहते हैं।